नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय के मुख्य समाचारों पर। कृषि कानून निरसन विधेयक लोकसभा से पारित। स्वास्थ्य मंत्री लोकसभा में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 किया पेश। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जैविक खेती करने वाले किसानों की समस्याओं के मुद्दों पर किया विचार विमर्श। ऑर्गेनिक खेती की सबसे बड़ी समस्या उनकी उपज का उचित दाम न मिलना और मार्केटिंग की है कमी। जैविक उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने की है जरूरत। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को शीतलहर से फसलों को बचाने के बताए हैं तरीके। वैज्ञानिकों ने कहा, गिरते तापमान और बढ़ते शीतलहर में फल, फूल और पत्तेदार वाली फसलों का रखें खास ध्यान। कहा, किसान फसलों में करते रहे हल्की हल्की सिंचाई। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है उम्मीद योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को किया जा रहा है प्रशिक्षित। गांव की इन महिलाओं ने बताया, घर को चलाने में मिल रही है बहुत ही आर्थिक मदद। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल देते हुए समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित हो गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन में हंगामा किया। इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया था। चर्चा करना चाहते हैं ना, सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं, किया जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज तक धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर, देखिए विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षमा, हाँ वालों के पक्षमा विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खिलवाए चर्चा कराएंगे। आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन। तो तीनों कृषि कानूनों का जो विधेयक था लोकसभा में पेश कर दिया गया है निरस्त करने का। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर और बात करते हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज लोकसभा में कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद कहा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर विषय पर चर्चा की जाए, लेकिन आज विपक्ष का कार्य केवल और केवल शोर मचाना एवं सदन की कार्रवाई को बाधित करना है। संसद में हंगामा जारी है और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। मंत्री जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से विपक्ष अवरोध पैदा कर रहा है, कृषि कानून को कैसे वापस किया जाए? देखिए, पहले विपक्ष ने हंगामा किया, कृषि कानून वापस लो। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करके कहा, आज जब हम वापस लिए, लोकतंत्र की खासियत है चर्चा। जब आप चर्चा नहीं करोगे, केवल हंगामा करोगे, तो हमने आज वापस भी ले लिया। वापस पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं, तख्ती लेके हंगामा करना, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनादेश का अपमान है, भारत के गरीबों के पैसे का दुरुपयोग है। क्या हंगामे के बीच जो है वो विधेयक जो है वो वापस कर लिया गया? हाँ, ये तो स्वाभाविक था कि प्रक्रिया जो संसदीय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो जो लाए रिपेल करने का, वो संसद ने मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि संसद में हंगामे के बीच जो कृषि कानून को रिपेल करना था, वापस करना था, विपक्ष ने हंगामा किया, जिसकी वजह से चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन जो कृषि कानून रिपेल के लिए लाया गया था उसको संसद ने मंजूर कर लिया है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पर विपक्ष के रवैये की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा और पीएम मोदी हमेशा जनभावना का ध्यान रखते हुए फैसला लेते हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहा है। 3 फार्मूलास का रिपील के बारे में जब हमने बिल लाया, कांग्रेस एंड इट्स फ्रेंड्स, उनके जो मित्र पक्ष है, उनके इको जोन में है, ऐसे सब लोग आज फिर से विरोध करना शुरू कर दिया, हंगामा किया, शोर शराबा किया और सरकार किसी की
विषय पर बाद में चर्चा के लिए तैयार है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने आज सुबह बोला है। इसीलिए मैं इन लोगों का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ योर इंटेंशन, ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सरकार आज ही रिपील करके जो फार्मर्स है उन लोगों को हम एक संदेश देना चाहता है। और अमरावती से भाजपा सांसद नवनीत राणा ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 वापस ले जाने के बाद भी विपक्ष के व्यवहार की कठोर निंदा करते हुए कहा है कि विपक्ष का मुद्दा किसान नहीं, केवल राजनीति करना है। मुझे नहीं लगता उनका मुद्दा किसान है, उनका मुद्दा ही सिर्फ हल्ला करना है। क्योंकि जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनको जो लेके मुद्दा 1 साल से वो उनका आधार लेके लोगों के बीच में थे, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विजन नहीं है। आज जब रिपील किया गया, वापस 3 कृषि कानून वापस लिए गए, तब तो उन्होंने उसमें भी सहमति नहीं दिखाई, सिर्फ हल्ले में जोड़ दिया है। तो मुझे लगता है इनका उद्देश्य कृषि और किसानों को साथ देना नहीं है, अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना है। तो इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़े। अनुज, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं कि किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक आज बहुत बड़ा फैसला लिया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह का एक माहौल इन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष ने बनाने की कोशिश की या कुछ जो किसान संगठन है उन्होंने बनाने की कोशिश की, उसके बाद केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कानून वापस लेने पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन कानूनों के अंदर कुछ खामियां थी, बल्कि देश के अंदर जो एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई, जिस तरह की एक टकराव की स्थिति लगातार बन रही थी सरकार और कुछ किसान संगठनों के बीच में, उसको खत्म करने का एक बड़ा प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और आज उसकी एक तरीके से हम कहें जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संसद के माध्यम से जो ये कानून बनाए गए थे, उसी संसद के माध्यम से आज इनको वापस लेने के लिए बिल पेश किया गया था और लोकसभा से इसको पारित कराया गया। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आज संतोष उठ रहा है वो ये है कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सड़कों पर संसद में हंगामा करता रहा, इन कृषि कानून के खिलाफ हंगामा करता रहा, जब आज उनको वापस लिया जा रहा है तो आज उनके हंगामे का आखिर क्या औचित्य था, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। ये तो जो विपक्ष की बातें थी, जो उनकी मांग थी, उन्हीं की मांग को पूरा किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब संतोष यही उठ रहा है कि क्या किसानों के नाम पर विपक्षी दल सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं या किसानों का फायदा वो देखना चाहते हैं? अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि वो उनका फायदा चाहते हैं, शायद वो एक राजनीतिक माहौल बनाना चाहते हैं। क्या कहा जा सकता है कि किसानों के नाम पर जो विपक्षी दल हैं वो सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं, किसानों के हक और अधिकारों से उनका कोई लेना देना नहीं है? देखिए, ये बात निश्चित तौर पर जो अभी तक हुआ है, पिछले अगर 1 साल के घटनाक्रम को देखें तो इस तरह का एक मैसेज जरूर गया है। हम बात करें तो सरकार ने 12 दौर की वार्ताएं की थी दिल्ली के अंदर किसान संगठनों के साथ बैठकर, उनसे बार बार इस बात को कहा था कि जो कानून के प्रावधान है, जिन पर आपको कोई आशंका है, कोई शक है, उन पर बातचीत कीजिए। लेकिन वो वार्ताएं विफल हो गई, किसान मानने को तैयार नहीं थे। वो अपने सिर्फ एक ही जिद पर अड़े थे कि इन कानूनों को वापस ले लिया जाए। लिहाजा इन कानूनों को वापस ले लिया गया है और उसकी प्रक्रिया को संसद के अंदर पूरा किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात आती थी, क्या विपक्ष के साथ मिलकर ये किसान संगठन राजनीति कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर बंगाल का आप चुनाव देखिए, तमिलनाडु का चुनाव देखिए, जब आप प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर कर रहे हैं तो जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां ये किसान संगठन के नेता वहां क्या कर रहे थे, किसके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे थे, इस तरह के सवाल भी देखने को मिले। और अब आने वाले समय में चाहे उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर भी विधानसभा चुनाव होना है। जब इन कानूनों को समाप्त किया जा रहा है तो फिर किस बात का आंदोलन, किस बात का अनुज, एक चीज में और एक सवाल आज सबसे बड़ा देश की एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा कि ठीक है, आज तीनों कृषि कानून को निरस्त कर दिया गया है, बिल पेश कर दिया गया है। जो एमएसपी को लेकर उनका सवाल था, सरकार ने कमेटी भी गठित करने का फैसला किया है जिसमें कुछ कृषि वैज्ञानिक होंगे, कुछ अर्थशास्त्री होंगे। क्या आने वाले दिनों में इसका फायदा किसानों को मिलेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी एमएसपी को लेकर, समर्थन? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जिस दिन कानूनों को वापस लिया था उसी दिन इस बात के लिए कह दिया था कि कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए, कृषि के लिए भविष्य में भी जारी रहेंगी। एक समिति का गठन करने का उन्होंने फैसला किया था कि आने वाले समय में किसान जिस तरह की भी अपने लिए कल्याणकारी योजनाएं चाहते हैं उसमें किसान संगठनों को भी शामिल किया जाएगा, सरकार के प्रतिनिधि भी उसके अंदर होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कही एमएसपी और मंडियों को लेकर, आज किसान अपनी दूसरी मांग पर आ गए हैं
कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। देखिए, एमएसपी तो इस देश के अंदर पहले से भी लागू है, आज भी लागू है। हम जानते हैं पिछले 5 साल के अंदर आप देखिए एमएसपी को 200% भी कुछ फसलों पर बढ़ाया गया है। रिकॉर्ड खरीदारी अनाज मंडियों के माध्यम से देश भर के अंदर हुई। हम जानते हैं कि देश के अंदर रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। 3 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा इस बार सरकार मंडियों के माध्यम से खरीद हुई है किसानों की। तो एमएसपी और मंडियों को मजबूत बनाने के लिए तो पहले भी कदम उठाए गए और सरकार अभी भी कदम उठा रही है। तो मुझे लगता है कि एमएसपी और मंडियों पर भी एक भ्रम की स्थिति लगातार कुछ किसान संगठन या विपक्षी दल बना के रखे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो किसान संगठन है वो भ्रम की स्थिति बनाकर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस सभी जानकारी के लिए। तो सरकार ने किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। और बात करते हैं दूसरी खबरों की। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया है। देश भर के किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बहुत अच्छी बात है कि संसद में बिल पास हो गया बिना चर्चा के। अच्छी बात है, जीत समझते हैं इसको। तो स्वागत भी करते हैं सरकार का, सभी साथियों का जिन्होंने बिना किसी डिस्कशन से ये बिल पास कर दिया। अच्छी बात है। और अब बात करते हैं बदलते मौसम की। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते दक्षिण भारत के कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में रविवार को भी बारिश जारी रही है। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाकों में कई परिवार फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमिलनाडु में लगातार बारिश से हालात बेकाबू हैं। चेन्नई में बारिश और जलजमाव के चलते स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। और जैविक खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने जैविक किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया और कहा है कि आने वाले दिनों में जैविक खेती को और विस्तार दिया जाएगा और जो भी हर्डल है, जो भी समस्याएं, उनको दूर किया जाएगा। किसानों से जैविक खेती की ओर रुझान करने का भी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने आह्वान किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट शरीर और भूमि दोनों को बचाता है, यानी कि धीरे धीरे जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। ऑर्गेनिक खेती की सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता, इसीलिए ये जरूरी है कि मार्केटिंग की तरफ बढ़ावा दिया जाए। ऑर्गेनिक गेहूं का उतना ही दाम मिलता है जितना खाद वाले गेहूं का मिलता है, लेकिन अगर नए प्लेटफॉर्म, नए मंच दिए जाएं जैविक खेती करने वाले किसानों को तो उनकी आमदनी बढ़ सकती है। देश और दुनिया में कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं जहां 3 गुना दाम अधिक मिल सकता है। जो जैविक प्रोडक्ट है, जो जैविक अनाज है, मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं, इसलिए मार्केटिंग को बढ़ाना होगा। इसमें युवाओं की जो भूमिका है, उनकी भूमिका काफी अहम होगी। ऑर्गेनिक उत्पादों की मार्केटिंग के लिए चेन बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी जरूरी होगा, युवाओं को जोड़ना होगा, उपभोक्ताओं को ये विश्वास दिलाना होगा कि उनके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है और काफी मुफीद भी है। वैज्ञानिक तकनीक को विकसित करना होगा। रासायनिक खादों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण हम देख रहे हैं कि हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो लगातार कम होती जा रही, क्षीण होती जा रही है। मोदी सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर काफी जोर दे रही, काफी प्रयास कर रही और इसी का नतीजा है कि कई राज्यों में काफी बड़ी मात्रा में जैविक खेती की जा रही। देश में 44 लाख से अधिक किसान जैविक खेती सीधे तौर पर कर रहे हैं। विश्व में प्रमाणित जैविक क्षेत्र के मामले में भारत का 5वां, जबकि किसानों के संबंध में ये पहला स्थान है। इसीलिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती को लेकर 2004-05 में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद यही था कि सभी राज्यों को इससे जोड़ा जाए। 2003-04 में यहाँ सिर्फ 76,000 हेक्टेयर में हो रही थी और जो आज बढ़कर 38.9 लाख हेक्टेयर में हो रही है। देश में सबसे ज्यादा क्षेत्र में जैविक खेती जो होती है वो राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा किसान जैविक खेती करते हैं। सिक्किम 2016 में ही 100% जैविक कृषि राज्य बन गया था, उसको ऑर्गेनिक स्टेट का नाम भी दिया गया। 2020-21 के दौरान यहां से 7,078 करोड़ रुपए के जो जैविक उत्पाद है उनका निर्यात किया गया, यानी कि बाहर भेजा गया। जैविक खेती मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी में अगर बात करें तो 2,683.58 करोड़ रुपए की जो हिस्सेदारी है वो जैविक खेती की हिस्सेदारी है। और अब बात करेंगे एनआरएलएम की। एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि यूएमईडी योजना के तहत राजौरी जिले के ब्लॉक बुढ़ल में ग्रामीण दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में बिजली लाइनों के नीचे महिला सशक्तिकरण योजना से लोगों को काफी राहत मिल रही है। सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्वतंत्र नौकरियों के लिए ऋण भी प्रदान किए जा रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता प्रदान की गई है। बुढ़ल ब्लॉक में महिलाएं सभी विभाग के राजौरी से 60 किलोमीटर दूर गरीब महिलाओं की लड़कियों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में 700 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद था कि स्थानीय महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए।
पहले ही आपसे मैं बता चुका हूं कि हम इनको जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ पेंशन और इनके इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, उसके बाद उनका अकाउंट खोलना हो, उनका आधार वगैरह खोलना हो, और उसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिक उनकी जो है सोशल सिक्योरिटी ये तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। उसके अलावा भी हम लोन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ RF, CIF और जो बैंक से लिंकेज करवा के। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको लिंक करवाएं, हम बैंक के साथ भी लोन अवेल करें और अपना लाइवलीहुड जो है, अपना जो कारोबार शुरू करें जिससे उनकी इनकम बढ़े और उनका जो एक घर बार है वो खुशहाल और तरक्की याफ्ता हो। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हम यहाँ के लोगों के लिए हमने मतलब एडमिशन वहाँ पे रखी हैं जो डिफरेंट कोर्सेज मतलब वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे ITI में। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हम यहाँ के लोगों को अवेयर करें कि वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हैं, आप वहाँ पे आ सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज, आपकी कोई दूसरी पढ़ाई में कोई वो नुकसान नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या 6 महीने में आप क्या कर सकते हो कि अपनी उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, क्योंकि हर बंदे में कोई ना कोई स्किल्स होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो फॉर फ्लंग एरियाज़ की वीमेंस हैं, यहाँ के जो 14 ईयर्स अबव बच्चे हैं, कोई भी हैं, जो यहाँ की जो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, कि हम चाहते हैं कि वो लोग जो हैं जैसे हम यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए आए कि वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज ज्वाइन करें और ख़ुद के लिए एक अर्निंग सोर्स क्रिएट करें। हमने एजुकेशन सेक्टर पे जोर दिया है। जहाँ पे कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी वहाँ पे हमने स्कूल की बिल्डिंग बनाई है। जिस गांव में पानी नहीं था हमने वहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए हैं। जहाँ पे हमारा कोई बैठने की जगह नहीं थी हमने अपने पंचायत घर को दुरुस्त किया है, रेनोवेट किया। हमने छोटे मोटे रास्ते, रूरल कनेक्टिविटी, छोटे मोटे ब्रिजेस हैं। कुछ हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करने की कोशिश की है। हमने अपनी ग्राम पंचायत में एक बाकायदा तौर पे फार्म मशीनरी बैंक जो है वो यहाँ पे कायम किया है। इसी तरीके के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर अभी हमारी जो अचीवमेंट है सबसे बड़ी हमारी ग्राम पंचायत की। तो देखा आपने कि जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन के तहत वहां की युवाओं को, वहां की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसके बाद फिर उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। और अब यह जानना जरूरी है किसानों के लिए कि शीतलहर से अपनी फसलों को कैसे बचाएं, क्योंकि धीरे धीरे तापमान गिर रहा है। शीतलहर से फसलों को बचाने के लिए किसान कई उपाय कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि जो किसान है, जो पत्तेदार वाली फसल है, उनको कैसे बचा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों को किसानों को शीतलहर से फसलों को बचाने के कई उपाय बताए गए हैं। सुबह और रात के तापमान में काफी गिरावट हो रही है जिससे फसलें प्रभावित हो रही, तो इस समय किसानों को सावधानी बरतने की जरूरत है। शीतलहर व पाले से फसलों व फलदार पेड़ों की उत्पादकता पर भी सीधा विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए शीतलहर से फसलों को बचाना बेहद जरूरी है। इस फसलों में फूल और फल आने या उनके विकसित होते समय पाला पड़ने की सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। इससे उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है। पाले के प्रभाव से पौधों की जो पत्तियां हैं और फूल जो हैं वो झुलसने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, जिसकी वजह से फसल पर असर पड़ता है। कुछ फसलें बहुत ज्यादा तापमान या पाला झेल नहीं पाती हैं, इसलिए वो खराब हो जाती है। देखभाल ना की जाए तो उस आने वाले फल या फूल उसके जो हैं वो झड़ जाते हैं। तापमान जैसे जैसे गिरता जाता है, पत्ते, टहनियाँ और तने के नष्ट होने से पौधों में अधिक बीमारियां लगने का भी खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है जैसे जैसे तापमान गिरता है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियां हैं, पपीता, आम और अमरूद पर पाले का प्रभाव अधिक पड़ता है। टमाटर, मिर्च, बैंगन, पपीता, मटर, चना, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, सौंफ पर अधिक प्रभाव पड़ता है गिरते हुए तापमान का, शीतलहर का। फसलों पर पाला पड़ने के दिन में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है, दिन में नुकसान होने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। जबकि जो दूसरी फसलें जिसमें अरहर है, गन्ना है, गेहूं व जौ पर पाले का असर थोड़ा कम होता है। नर्सरी के पौधों एवं सब्जी वाली फसल को लो कॉस्ट पॉलीटनल में उगाना अच्छा रहता है। इसके साथ साथ जो ये उपाय बताए जा रहे हैं, छोटी फसलों को आप पॉलीथीन अथवा पुआल से भी ढक सकते हैं। जो छोटी फसलें हैं, वायुरोधी बोरी की टाटियां को हवा आने वाली दिशा की तरफ से बांध देना चाहिए, जिससे भी फसलों पर सीधा प्रभाव शीतलहर का नहीं पड़ता। बाड़ या टाटियां क्यारियों के किनारों पर लगाने से पाले और शीतलहर से फसलों को बचाया जा सकता है। ये कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि किसान ऐसे बचाव कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से खेत में हल्की हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि इससे मिट्टी का जो तापमान है वो कम नहीं होता। दीर्घकालीन उपाय के रूप में फसलों को बचाने के लिए खेत के मेड़ों पर वायु अवरोधक पेड़ भी लगाए जा सकते हैं। वायु अवरोधक पेड़ जैसे शीशम का पेड़ लगाया जा सकता है, बबूल और जामुन अपने खेतों के किनारे लगाए जा सकते हैं और इससे जो शीतलहर है उसका प्रभाव फसलों पर कम हो सकता है।
और किशोर महिला उद्यमी अस्मा भट्ट कश्मीर के सांस्कृतिक और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से कश्मीरी दुनिया भर में समृद्ध और प्रसिद्ध है। पारंपरिक खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने और युवा पीढ़ी को पारंपरिक खाद्य पदार्थों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए महिला उद्यमी अस्मा भट्ट ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली अस्मा भट्ट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्रीनगर से प्राप्त की। अस्मा ने पारंपरिक खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही हैं, जिसमें अचार, मकई की रोटी के रूप में जाना जाने वाला पारंपरिक केक इसमें शामिल है। फल, कहवा और पारंपरिक व्यंजन वजवान को भी अस्मा भट्ट ने सहेजा है। आधुनिकीकरण और पश्चिमी संस्कृति के कारण जीवन शैली में काफी बदलाव आया है। खाने की आदतें बदल गई हैं। खासकर शहरों में अस्मा साहसी और ऊर्जावान उद्यमी हैं, इसलिए पिछले 2 वर्षों से उनके माता पिता के अलावा उनकी दादी ने इस पारंपरिक खाद्य पदार्थों के बारे में उनकी मदद की और उनका मार्गदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप अस्मा सभी खाद्य उत्पादों की आसानी से वो तैयार कर रही हैं। उनकी एक इंस्टाग्राम आईडी भी है जिसका नाम फूड बाय अस्मा है और ग्राहक जो है ऑनलाइन ऑर्डर भी दे रहे हैं। कश्मीर हाट में ही वो इवेंट हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा कि मैं कैसा सेटअप रखूं, मतलब हर कोई, हम किसी भी शॉप पे जाए हमें बर्गर, पिज़्ज़ाज, हर कोई चीज़ें मिलती है, कॉफ़ीज़ वगैरह। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ डिफरेंट करूं। मैंने भाई की हेल्प ली, मैंने अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प ली, मैंने सोचा मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ। तो फिर मैंने टोटली डिफरेंट सेटअप लाया। मैंने फुल जो कश्मीर की चीज़ें हमारी होती है, ट्रेडिशनल चीज़ें, टिपिकल कश्मीर की चीज़ें, वो मैंने सेल किया, वो मैंने डेकोरेट किया, उनसे मैंने अपना स्टॉल जो है डेकोरेट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। 2 दिन का वो एग्जीबिशन था, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। मेरा ये मोटिव था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन उसके बाद जब मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं हॉस्पिटैलिटी करूं, होटल मैनेजमेंट करूं। तो यहाँ पे राजबाग में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, हमने वहाँ विज़िट किया। और जब मैंने विज़िट किया तो वहाँ पे मैं ऑफिस में गई और उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, बताया ऐसे क्या करना चाहते हैं। मैंने बोला ऐसे फूड में मुझे बहुत बड़ा शौक है, मैं फूड में ही आगे जाना चाहती हूँ। और तो बदलते कश्मीर में युवा भी जो हैं वो अपने सपनों को नए उड़ान दे रहे हैं। और अब बात करते हैं मौसम की और देखते हैं कि इस मौसम में जो किसान है अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके के किसान लहसुन में सिंचाई करें। सिंचाई के बाद उनमें निराई और गुड़ाई करें। यही इस समय गेहूं की बुआई का काम भी पूरा कर लें। इसके साथ ही यहाँ रबी प्याज की नर्सरी लगाएं। हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले उपनम इलाके में इस समय सरसों की बुआई और लहसुन की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ राजमा और सोयाबीन की कटाई भी करते रहे किसान। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों में भी किसान गेहूं की बुआई कर लें। इसके अलावा यहाँ सरसों में निराई और विरलीकरण का काम करें। उप पर्वतीय और निचले इलाकों में प्याज और लहसुन की बुआई करते रहें। यहीं पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की रोपाई कर लें। वहीं जम्मू कश्मीर के उपनम इलाके में गोभी, सरसों में निराई गुड़ाई और विरलीकरण करते रहें। यहीं 10 से 12 दिनों की हो चुकी सरसों में भी विरलीकरण का काम करें। जम्मू कश्मीर के उपनम इलाके में चना और मसूर में भी निराई और गुड़ाई का काम करें। यहीं इस समय सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहाँ के किसान इस समय प्याज की नर्सरी भी लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में गेहूं की बुआई करते रहें। यहीं इस समय जौ, मटर, चना की बुआई का काम पूरा कर लें। यहाँ के किसान इस समय प्याज और लहसुन की रोपाई के लिए भी खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में ही इस समय जड़ वाली सब्जियों में निराई और गुड़ाई करें। वहीं जम्मू कश्मीर के घाटी इलाकों में गेहूं के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसके साथ ही यहाँ जौ और मटर की बुआई की तैयारी करें। यहीं इस समय प्याज की रोपाई भी जारी रखें। चने की बुआई अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक होती है। अभी इसकी पछेती बुआई की जा सकती है। जहां सिंचाई के साधन है वहां 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 60 किलो बीज चाहिए, जबकि बारानी इलाकों में इतने ही रकबे के लिए 75 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और गहराई 10 सेंटीमीटर।
सिंचाई की बात करें तो बुआई के 45 दिन बाद और फिर 75 दिन बाद 2 सिंचाई जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। चने में अंकमारी रोग होने का खतरा बना रहता है। बचाव के लिए बीजों को बुआई से पहले ही शोधित कर ले। इसके अलावा बीज को उपचारित जरूर कर ले। अलग अलग इलाकों के लिए पूसा संस्थान दिल्ली ने अलग अलग किस्में तैयार की है। पूसा 372 देसी किस्म है। इसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाया जा सकता है। इसकी पछेती बुआई करने पर 1 हेक्टेयर में 18 से 22 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा 372 की खूबी ये है कि इसमें मृदा जनित रोगों जैसे मुरझाना और जड़ गलन से लड़ने की क्षमता होती है। दाल और बेसन बनाने में ये काफी उपयोगी है और 140 से 145 दिनों में पक जाती है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।